हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। आज मैं एपिसोड नंबर 3 को लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ 15 मिनट के 30 क्वेश्चन में। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही कारगर साबित होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस से उठाए गए हैं और बहुत ही कम टाइम में आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा और आप लोग प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चन को लगा रहे होंगे तो आप लोगों को आइडिया भी मिल रहा हो कि हाँ, ये बिल्कुल प्रीवियस ईयर से संबंधित क्वेश्चन है। तो आइए देर ना करते इसे स्टार्ट करते हैं। बीआरओ का फुल फॉर्म क्या है? तो बीआरओ का फुल फॉर्म बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना सन 1960 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1960 में। इसका काम क्या है? तो इसका काम है कि भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण करना। क्या करना है? तो भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क निर्माण करना। भारत के सीमावर्ती क्षेत्र से तात्पर्य है कि जैसे कि भारत चीन सीमा के पास रोड का निर्माण करना, भारत नेपाल सीमा के पास रोड का निर्माण करना, या भारत भूटान सीमा के पास रोड का निर्माण करना आदि कार्यों को ये करता है। इधर उधर रोड नहीं बनाता, केवल ये सीमा क्षेत्र में ही रोड बनाता है। और किसके अंतर्गत ये आता है? तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? यात्रियों एवं माल ढुलाई का प्रमुख साधन कौन सा है? तो प्रमुख साधन कौन सा है? रेल परिवहन। क्या है? रेल परिवहन है। अगर रेल परिवहन की बात किया जाए तो भारत में रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो रेलवे की शुरुआत हुई थी भारत में सन 1853 में। कब हुई थी? सन 1853 में हुई थी। किसके काल में हुआ था? तो डलहौजी के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? डलहौजी के काल में। ठीक है, डलहौजी के काल में भारत में रेलवे का कार्य प्रारंभ हुआ था। और प्रथम रेलवे कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो प्रथम रेलवे मुंबई से थाने तक चली थी। कितने किलोमीटर के बीच में? तो 34 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, कितने किलोमीटर के बीच में? तो 34 किलोमीटर के बीच में चला था। किसके किसके बीच? तो थाने से मुंबई के बीच। ठीक है, और कब ये चलाया गया था? तो सन 1953 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? सन 1953 में। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? चेन्नई किस प्रकार का बंदरगाह है? तो चेन्नई किस प्रकार का बंदरगाह है? चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बीपीएससी क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन को कई बार पूछा जा चुका है कि चेन्नई किस प्रकार का बंदरगाह है। तो चेन्नई एक कृत्रिम प्रकार का बंदरगाह है। कैसी बंदरगाह है? कृत्रिम प्रकार का बंदरगाह। तो आइए इसी के तहत कुछ और बंदरगाहों के बारे में जानते हैं। कांडला बंदरगाह, ओखा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कांडला और ओखा बंदरगाह गुजरात में स्थित है। मारमा गोवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है। हल्दिया बंदरगाह कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में है। किस नदी पर स्थित है हल्दिया बंदरगाह? तो ये हुगली नदी पर स्थित है। ठीक है, किस नदी पर? हुगली नदी पर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। सदिया से धुबरी किस नदी पर स्थित जल परिवहन मार्ग है? तो सदिया से धुबरी वाली जलमार्ग किस नदी पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्रा नदी पे। कौन सी जलमार्ग संख्या है? तो ये जलमार्ग संख्या 2 है। कौन सी जलमार्ग संख्या है? जलमार्ग संख्या 2। वहीं अगर जलमार्ग संख्या 1 की बात करें तो जलमार्ग संख्या 1 कहाँ कहाँ के किसके किसके बीच में है? जलमार्ग संख्या 1, तो जलमार्ग संख्या आपका 1 किसके किसके बीच में है? तो जलमार्ग संख्या 1 बीच है आपका जाके हल्दिया से लेके प्रयागराज। किसके बीच में है? हल्दिया से प्रयागराज के बीच में है। कितने किलोमीटर का बीच है ये? तो 1620 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 1620 किलोमीटर। किस नदी पर स्थित है ये? तो गंगा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो गंगा नदी पर। और ये भारत का सबसे लंबी जलमार्ग है। ठीक है, जलमार्ग संख्या 1 भारत की सबसे लंबी जलमार्ग संख्या है। और कितने किलोमीटर की है ये? तो 1620। और किसके बीच है? तो हल्दिया से प्रयागराज के बीच। ठीक है, हल्दिया से प्रयागराज। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई थी? 1872 में। कब की गई थी? 1872 में। किसके शासनकाल में किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड मेयो के काल में। किसके काल में किया गया था? लॉर्ड मेयो के काल में प्रथम जनगणना किया गया था। वहीं अगर प्रथम वैज्ञानिक जनगणना बोला जाए तो प्रथम वैज्ञानिक या फिर व्यवस्थित जनगणना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1881 में। कब की गई थी? 1881 में। किसके शासनकाल में की गई थी? तो रिपन के काल में। और ये कितने वर्षों के अंतराल में होता था? तो प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल में होता था। अभी तक यही 10 वर्षों के अंतराल में ही होता है। अंतिम जनगणना कब हुई थी? 2011 में हुई। 2011 के बाद अभी तक जनगणना नहीं हुई है। ठीक है, 2011 में अंतिम जनगणना हुई थी। इसके बाद अभी 10 वर्ष में 21 में होना चाहिए 2021 में, लेकिन कोरोना काल
के कारण ये जनगणना नहीं हुई थी, स्थगित कर दी गई थी। अब में भी देखिए इस बार चाहे अगले साल जनगणना होगी वापस से, ठीक है। तो प्रथम जनगणना कब हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में कब हुई थी? 1872 में। और व्यवस्थित या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक तरीके से जनगणना कब हुई थी? 1881 में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी, और प्रथम लॉर्ड मेयो के काल में। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना था? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना था? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना था 2009 में। कब बना था? 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना था। ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि भारत में बच्चों को, कितने के, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए 4 अगस्त 2009 को संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था। कब अधिनियम पारित किया गया था? 4 अगस्त 2009 को। किसके लिए? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए, ठीक है। और इसे लागू कब किया गया था? तो इसे लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को किया गया था। कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में कुल 299 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य थे, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें कुछ और की, तो अगर संविधान सभा के गठन किस समिति के आधार पे हुई थी? तो कैबिनेट मिशन के आधार पे संविधान सभा का गठन किया गया था। किसके आधार पे किया गया था? कैबिनेट मिशन का। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था सन 1946 में। कब आया था? सन 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। इसी के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो कुल सदस्यों की संख्या 389 था। कितने था? 389, जिसमें 292 प्रांतों के सदस्य थे और प्लस 93 रियासती सदस्य। रियासती सदस्य से तात्पर्य है कि जो राजे लोग होते थे ना, जैसे कि हैदराबाद के राजा हो गए, आपके जाके जूनागढ़ के राजा हो गए, इन्हीं सबको रियासती इलाका बोला जाता था। और ऐसे कितने सदस्य थे? तो 93 सदस्य थे। तो ध्यान देने योग्य बात है कि 292 जो थे वो नियुक्त किए, मतलब चुनाव हुई थी उनकी, लेकिन 93 जो सदस्य थे वो राजा लोग मनोनीत करके भेजे थे, ठीक है। वहीं अगर विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या बोला जाए, जब भारत का विभाजन हो गया तो कुल कितने सदस्य बच गए थे? तो 299 सदस्य बच गए थे, जिनके द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे, अच्छी तरीके से आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है कि संविधान लिखने का कार्य कब पूरा हुआ? तो संविधान लिखने का कार्य कब पूरा हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। कब पूरा हुआ था? 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखने का कार्य पूरा हो गया था। अगर वहीं संविधान को अंतरिम रूप से लागू कब किया गया था? तो संविधान को अंतरिम या फिर अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को 15 या 16, कहीं कहीं 16, कहीं कहीं 15 लिखा जाता है। इतने अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था, ठीक है। कितने अनुच्छेद को? तो 15 या 16 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था। और पूरे संविधान को लागू कब किया गया था? तो पूरे संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। वहीं अगर संविधान का मूल प्रति के बारे में बोले, किस भाषा में लिखा गया था? तो ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? हाथों से लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा अपने हाथों से लिखा गया था संविधान को, ठीक है। और वहीं इसकी हिंदी प्रति किसके द्वारा लिखा गया था? वसंत कृष्ण वैद के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? वसंत कृष्ण वैद के द्वारा हिंदी में लिखा गया था। लेकिन अंग्रेजी में किसके द्वारा संविधान सभा लिखा गया था पहली बार? तो प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा अपने हाथों से लिखा गया था, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर वहीं अस्थायी या फिर अंतरिम अध्यक्ष के बारे में आपसे बोला जाए कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को वरिष्ठ नागरिक होने के कारण इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वृद्ध पुरुष थे, ठीक है। और किसके कहने पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था? तो जेपी कृपलानी के कहने से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और उम्र के हिसाब से, मतलब सर्वोच्च
मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे बुजुर्ग आदमी को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाने वाला ये जो प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया था, तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया था। कहाँ के संविधान से लिया गया था, ये फ्रांस के संविधान से लिया गया था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष किसके कहने पे नियुक्त किया गया था, तो जेपी कृपलानी के कहने पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो संविधान सभा का गठन हुआ था 9 दिसंबर 1911 को 9 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 से 11 दिसंबर तक सच्चिदानंद सिन्हा थे और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। ठीक है, वहीं संविधान सभा का उपाध्यक्ष के बारे में बोला जाए तो संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी और कृष्णमाचारी थे। कौन कौन थे, एस.सी. मुखर्जी, ठीक है, एस.सी. मुखर्जी थे और कृष्णमाचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है, तो 1928 में किसने भारत के संविधान की नई रूपरेखा तैयार की थी, तो किसके द्वारा संविधान की नई रूपरेखा तैयार किया गया था, तो ये किया गया था मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं के द्वारा संविधान सभा की नई रूपरेखा तैयार किया गया था। ठीक है, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों की संख्या 19 थी। कितनी थी, मूल अधिकारों की संख्या 19 थी। अगर मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या बोला जाए कि कितने मूल अधिकारों की संख्या थी मूल संविधान में, तो कुल मूल अधिकारों की संख्या 6 थी, लेकिन 7 थी, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, तो 6 हैं। कितने से कितने हैं, बताइए कितने से कितने हैं, तो एक तो है 14 से 18, दूसरा 19 से 22, तीसरा 23 से 24, चौथा 25 से 28 एंड पाँचवा 29 से 30 और इसके बाद 31-32। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को देखते हैं। 12 क्या कह रहा है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था, संविधान सभा का गठन किया गया था 9 दिसंबर 1946 को और इसी दिन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वहीं प्रारूप समिति की स्थापना की बात करें तो प्रारूप समिति की स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1946 को। कब हुई थी, 29 अगस्त 1946 को प्रारूप समिति का स्थापना किया गया था। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में, तो कुल 7 सदस्य थे। एक तो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, इनके अलावा 6 अन्य सदस्य थे। 6 अन्य सदस्य कौन कौन थे, तो एक थे अल्लादी कृष्णमाचारी थे, दूसरा एन गोपालास्वामी अयंगर थे, तीसरा KM मुंशी थे, चौथा सैयद मोहम्मद सादुतुल्लाह थे, पांचवा कौन थे, BL मित्तल थे। इनके मृत्यु के बाद N माधव राव बने। ठीक है, BL मित्तल के मृत्यु के बाद N माधव राव प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। DP खेतान थे, इनके मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी प्रारूप समिति के अन्य सदस्य बने। ठीक है, तो कुल कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में, 7 सदस्य थे। एक तो भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे, इसके अलावे 6 अन्य सदस्य थे। ठीक है, इसके अलावे 6 अन्य सदस्य थे। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। कितनी थी, कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। अगर वहीं अन्य सदस्य की हम बात करें कि संविधान सभा में अन्य कितने सदस्य थे, तो अगर हम SC की बात करें तो SC सदस्यों की संख्या कितनी थी संविधान सभा में, तो संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी, जबकि कुल अनुसूचित जाति की संख्या 26 थी, जबकि अनुसूचित जनजाति की संख्या संविधान सभा में 33 थी। तो SC की संख्या कितनी थी, 26, ST की संख्या कितनी थी, 33 और महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी संविधान सभा में, तो 15 थी। कितनी थी, 15 थी। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को देखते हैं। कितने क्वेश्चन नंबर को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा ने कब संविधान बनाने का कार्य शुरू किया था, तो कब संविधान बनाने का कार्य शुरू किया था, तो ये किया था 9 जनवरी 1946 को। कब किया गया था, 9 जनवरी 1946 को। ठीक है, 1946 को किया गया था। एक मिनट रुकिए, तो इसको लिख दे रही हूँ।
1946 को किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक मिनट, भारत का संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है? तो कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? तो सामाजिक, ठीक है, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया और राजनीतिक हो गया। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। वहीं अगर समानता की बात की जाए कि उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना, उद्देशिका को ही प्रस्तावना भी बोला जाता है। कितने प्रकार की समानता की बात की गई है? तो 2 प्रकार के। कौन कौन से? तो अवसर और प्रतिष्ठा के समानता की बात की गई है। ठीक है, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, अवसर और प्रतिष्ठा की। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 17 ना, क्वेश्चन नंबर 17 को अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है? समानता का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ कहाँ मिलती है? तो ये मूल अधिकार में मिलता है, डीपीएसपी जिसे नीति निर्देशक तत्व भी कहा जाता है, एवं प्रस्तावना में समानता का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और उस प्रस्तावना में मैं आपको नहीं ना बताई, हाँ, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 2 प्रकार के समानता और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई? 5 प्रकार की। कौन कौन सी स्वतंत्रता? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 2 प्रकार की समानता एंड 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कहता है? गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन कौन सी है? तो कौन सी ईंधन है गैस वेल्डिंग में? एसिटिलीन। कौन सी ईंधन? एसिटिलीन। एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? तो C2H2 होता है। क्या होता है? C2H2। एसिटिलीन से ही फलों को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। किस रूप से पकाया जाता है एसिटिलीन से? तो एसिटिलीन से फलों को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। ठीक है, जबकि एथिलीन हार्मोन जो होता है उससे नेचुरल तरीके से फल पकते हैं। ठीक है, शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस जो है वो किससे निरीक्षण करती है? किसका इस्तेमाल करती है? तो किसका इस्तेमाल करती है? पुलिस के द्वारा किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो पुलिस के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है जब कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाता है। तो इसी के प्रयोग द्वारा पुलिस जांच करता है कि बंदा शराब पी रखा है या नहीं। ठीक है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? तो किस भाषा में लिखी गई थी आत्मकथा? तो आत्मकथा लिखी गई थी गुजराती भाषा में। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? तो इनकी आत्मकथा का नाम है सत्य का प्रयोग। क्या नाम है? सत्य का प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, क्या नाम था? एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इनकी आत्मकथा का नाम था। हिंदी में सत्य का प्रयोग कहा जाता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करवा दी। आज मैं घर आ गई हूँ इसलिए थोड़ी वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं 10 क्वेश्चन को स्किप कर रही हूँ। हालांकि एनालिसिस करके तो मैं 40 क्वेश्चन तक पहुँचा दी हूँ। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। टाइम भी आज ज़्यादा लग गया, सॉरी उसके लिए। अगेन थैंक यू सो मच।